तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले लगभग 16-17 घंटों से जो भी क्राइम फील्ड में काम करते हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। एक खबर जब रात के लगभग 8-8:30 बजे हम लोगों के मोबाइल पे पहुंची कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बहुत ख़राब है और एक छोटी सी क्लिप भी आई जहां उनको एम्बुलेंस से उतारा जा रहा था, तो देखते ही ऐसा लग रहा था कि या तो थोड़ी बहुत जान बाकी है या फिर बिल्कुल जान नहीं बाकी है। तो ऐसे हाल में किसी बड़ी घटना या फिर क्या हो सकता था, इसको लेके हम लोग लगातार जूझे पड़े थे। जो लोग पॉलिटिकल रूप से भी एक्टिव थे वो भी परेशान थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो लोग थे वो भी दो पक्षों में बटे हुए थे। किसी को बहुत दुख था, कोई ऐसा था जो बहुत खुश था। कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग थे जो न्यूट्रल थे, उन्हें न खुशी थी ना दुख था, वो सच्चाई जानना चाह रहे थे कि हुआ क्या। और पिछले लगभग हर टीवी स्क्रीन पे, हर मोबाइल स्क्रीन पे जो भी लोग न्यूज़ चलाते हैं उनके सामने बस एक ही कंटेंट और एक ही न्यूज़ थी, और वो थी मुख्तार अंसारी की मौत। तो मुख्तार अंसारी की मौत इतनी संदेहास्पद क्यों है, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। और आज इस वीडियो में एक एक करके तमाम कारण जानेंगे जिस वजह से मुख्तार अंसारी की मौत पे उंगलियां उठ रही हैं और लोग लगातार इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इस वजह से कहा जा सकता है कि जहर दिया गया। पूरी कहानी क्या है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी की थोड़ी सी ज़िंदगी जान लेते हैं, क्योंकि बिना ज़िंदगी जाने डायरेक्ट किसी की मौत का डिस्कशन करना वो भी अपने आप में सही नहीं होगा। मुख्तार अंसारी एक बेहद संपन्न परिवार में पैदा हुए। ऐसा कोई मामला नहीं था कि मुख्तार अंसारी गरीबी से लड़े या फिर गरीबी हालत में उनके ऊपर अत्याचार हुआ उसके बाद वो गुंडा बन गए या फिर डॉन बन गए। मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मतलब जो शख्सियत आज राहुल गांधी की, वही सेम शख्सियत उनके टाइम में उनकी थी। मुख्तार अंसारी के जो नाना थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मान, वो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, नवाजे गए थे, क्योंकि उन्होंने एक जंग के दौरान ऐसी वीरता, ऐसा जौहर अपना दिखाया कि उन्हें फिर ये सम्मान मजबूरी में सरकार को देना पड़ा। उन्होंने ऐसा काम किया था। जो ब्रिगेडियर उस्मान के फादर थे सुभानुल्लाह अंसारी, पूरे इलाके में उनको गांधी जी माना जाता था, यानी गांधी जी का दूसरा रूप। एक बार एक चुनाव में जब उन्होंने पर्चा भरा, हालांकि उनके कई वैचारिक विरोधी थे, लेकिन उनकी बातों का और उनकी शख्सियत का इतना सम्मान था। और ऐसा नहीं था कि जो सुभानुल्लाह अंसारी थे वो कोई दबंगई या फिर गुंडई करते थे। इतना सम्मान उन्होंने लोगों से कमाया था कि जब उन्होंने पर्चा भरा तो तमाम लोगों ने अपने पर्चे उठा लिए, ये कह के कि अब सुभानुल्लाह अंसारी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। कम से कम इतनी इंसानियत तो थी। उनके जो चाचा थे हामिद अंसारी, किसी नाम किसी पहचान की मोहताज ही नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक। ऐसे ही परिवार में जन्म होता है मुख्तार अंसारी का, तो ऐसा कोई मसला या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि गरीबी में उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन जिसको जो करना है वो करेगा। तो ऐसे ही ये टाइम भी वही था कि जब पूरी जो भारत सरकार थी वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के विकास पे बहुत जोर दे रही थी। अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही थी, चाहे रेलवे है वो बढ़ाया जा रहा था, चाहे शराब की फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई जाएं, चाहे शराब की दुकानें खुलें, चाहे स्क्रैप हो, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही थी और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो जब यहाँ पे बड़े पैमाने पे चाहे रेलवे हो चाहे ये इनके ठेके निकले, तो जो भी दबंग या फिर जिनके पास पैसे थे, जिनके पास पकड़ थी, उन्होंने हाथ आजमाना शुरू किया। तो शुरुआत में तो यही था कि कैसे भी करके इन टेंडरों को अपने पास ले लें, लेकिन अब एक पक्ष कोशिश कर रहा, दूसरा भी कर रहा, तो दोनों के बीच दुश्मनी भी होनी थी। तो ऐसे ही इन्हीं तमाम दुश्मनियों के बीच एक नाम निकल के बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रहा था, और वो नाम था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी 7 फुट की लगभग हाइट, उससे ज़्यादा ही, देखने में भी बेहद खौफनाक। जब इस धंधे में उतरते हैं उसके बाद लगातार क्राइम की फहरिस्त बढ़ती चली गई, लोगों को डराना धमकाना, जबरिया कब्जा करना, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी तगड़ा था, कोई सामने भी नहीं टिक पाया। और देखते देखते उम्र के साथ साथ मुख्तार अंसारी अपने इलाके में काफ़ी मशहूर हो गया। देखते देखते उसका नाम पूरा पूर्वांचल गूंजने लगा। इसी दौरान अब चीज़ें भी बदली, अलग अलग लोग भी निकल के सामने आ रहे थे, और एक और नाम था जो निकल के सामने आ रहा था, जिसका नाम था ब्रजेश सिंह। अब मुख्तार अंसारी जो पेशे से बने थे, शौक से बने थे, ब्रजेश सिंह की कहानी कुछ दूसरी थी। ब्रजेश सिंह मजबूरी में गुंडई में उतरे और उसके बाद फिर उन्होंने भी कहीं पलट के नहीं देखा। अब दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने शराब के ठेके में, रेलवे के ठेके में, कोयले के ठेके में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। इसी दौरान मुख्तार अंसारी को भी लगा कि गुंडई और माफियागिरी, डॉन वाली जो शख्सियत है ये काफ़ी निभा ली, अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, कहीं और चलते हैं।
मुख्तार अंसारी ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, किस्मत ने साथ दिया। परिवार का बैकग्राउंड भी ऐसा था कि मुख्तार अंसारी अब चुनाव लगातार जीतने लगे। अब चुनाव जब लगातार जीतने लगे तो यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के जहन में आता होगा, और इस वजह से कई बार ये चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को, या फिर ऐसे रॉबिनहुड को, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो राजा भैया हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, इन तमाम लोगों को एक तरह से रॉबिनहुड की छवि दी जाने लगती है। तो जो रॉबिनहुड की छवि देते हैं और उसके पीछे एक वजह बताते हैं कि उसने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, जो डाकू सुल्ताना था वो भी अपने इलाके में डकैती नहीं डालता था और उसके इलाके में लोग खुशहाल रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर उसने अपने इलाके में विकास किया है तो उसने जो जुर्म किया है वो सही हो, चाहे जो हो। जुर्म हमेशा गलत होता है। तो चूँकि अब अपने इलाके में वो रॉबिनहुड की छवि रखने लगे, धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद वगैरह भी की अपने तरीके से। तो लगातार चुनाव जीतते चले गए। अब लगातार इधर चुनाव जीत रहे हैं, उधर ब्रजेश सिंह से तगड़ा झगड़ा। ब्रजेश सिंह ने भी सोचा कि कुछ करें, लेकिन अब ब्रजेश सिंह के काम करने का एक तरीका था कि वो अपनी शकल को कभी लोगों के सामने लाता ही नहीं। तो फिर उसने एक दूसरे शख्स को चुना जिसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय को, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल, उनके खिलाफ चुनाव में उतारा और मोहम्मदाबाद से, और किस्मत का खेल कहें या फिर ऐसी रंगत शोहरत कि जो कृष्णानंद राय हैं वो अफजाल अंसारी को हरा के चुनाव जीत जाते हैं। अब जैसे ही अफजाल अंसारी चुनाव हारता है तो एक तरह से ये मुख्तार अंसारी के मुंह पे एक थप्पड़ था कि उसके गढ़ में कोई घुस के चुनाव हरा दे। यहीं से फिर कृष्णानंद राय और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, तमाम लोगों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। कृष्णानंद राय के ऊपर ब्रजेश सिंह का हाथ, इधर अफजाल का भाई खुद मुख्तार अंसारी। लगातार दुश्मनी हुई, लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए। इसी बीच एक और चीज़ हुई, मऊ में दंगा भड़क गया। मऊ में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, इस दंगे में भी मुख्तार अंसारी का एक रोल माना गया। खुली जीप में AK-47 लिए मुख्तार अंसारी घूमता रहता, वीडियो भी वायरल हुए। इस बारे में जब मुख्तार अंसारी से पूछा गया कि ये क्या था, तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि ये मैं लोगों को समझाने गया था। लेकिन अब इस तरह से AK-47 लेके घूमना और तमाम चीज़ें, उसके बीच दंगा होना, तो लोगों ने और पुलिस ने भी मुख्तार अंसारी को दोषी माना। और फाइनली अक्टूबर साल 2005 में मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया और माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई। अब सरेंडर जैसे ही मुख्तार अंसारी करता है, मुख्तार अंसारी जेल में चला गया। चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो कृष्णानंद राय हो, ये तमाम लोग अब राहत की सांस लेने लगे कि चलो अब ये जेल में गया। लेकिन अब असल प्लान तो कुछ और ही था। जैसे ही मुख्तार अंसारी जेल जाता है, उसके ठीक 1 महीना गुजरता है। अक्टूबर में वो जेल में गया था, 29 नवंबर साल 2005। यही वो तारीख थी जब पूरा पूर्वांचल दहल जाता है, और शायद ऐसी घटना अभी तक पूरे पूर्वांचल में नहीं हुई। 29 नवंबर साल 2005 को जो कृष्णानंद राय थे, उस वक्त के विधायक, उनको कहीं जाना था एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने करीमुद्दीन इलाके में। जाते हैं, जाने के बाद लगभग 2 बजे वो फीता काटते हैं। काटने के बाद उधर मैच शुरू हुआ। इधर ही अपने पूरे काफिले के साथ वापस आते हैं। उस टाइम उनके काफिले में एक बुलेट प्रूफ कार, बुलेट प्रूफ जैकेट, आगे पीछे समर्थकों की गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कि जब मुख्तार अंसारी जेल गया और दंगा भड़काने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा, तो कृष्णानंद राय को लगा कि अब बुलेट प्रूफ गाड़ी का क्या काम, या फिर ऐसी गाड़ियों में क्यों घूमें। थोड़ा सा वो भी ढीले पड़ गए, और उस दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलें, उसका पहिया छोटा है, पता नहीं फंस जाए क्या हो। नॉर्मल गाड़ी में जाने लगे, और जैसे ही पट्टा इलाके में पहुंचते हैं, तभी अचानक से चारों तरफ से घेर के, शाम के लगभग 6 या 7 बजे का वक्त रहा होगा, लगभग घंटों गोलियां चली। और ऐसा नहीं था कि राइफल या पिस्टल दग रही थी, केवल और केवल AK-47। सुनने सुनाने वालों का तो ये भी कहना है कि 500 राउंड गोलियां चली थी। टोटल 7 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें से एक कृष्णानंद राय थे, बाकी 6 उनके समर्थक। एक एक के शरीर से कम 60 से 70 गोली, किसी किसी के जिस्म से 100 गोली। गाड़ियाँ तो मानो छन्नी हो गई। इस हाल में हत्या हुई थी। और जैसे ही कृष्णानंद राय की हत्या हुई, फ़ौरन दंगा हुआ, लोग आगजनी पे उतर गए। तमाम जो इल्ज़ामात थे वो मुख्तार अंसारी पे लगा दिए गए। लेकिन वही साल 2005 था कि मुख्तार अंसारी दंगा भड़काने के इल्ज़ाम में जेल में जाता है। उसके बाद तो फिर कायदे से अगर देखी जाए तो कल या फिर आज
उस जेल से मुख्तार अंसारी की लाश निकली। 2005 से 2024 यानी 19 सालों तक लगातार मुख्तार अंसारी जेल में रहा। लेकिन उस 19 सालों में ना ही उसकी दहशत रुकी, ना ही उसकी मकबूलियत, ना ही उसकी शख्सियत। लगातार वो जेल से चुनाव लड़ता रहा, लगातार निर्दलीय चुनाव जीतता रहा। हर बार वो विधायक बनता और पहले से ज़्यादा वोटों से बनता। लगातार उसके ऊपर रंगदारी, हत्या, अपहरण, धमकी देना, गुंडागर्दी करना, कब्जा करना, लूट लेना, आप जितने भी क्राइम सोच सकते हैं उन तमाम क्राइम के मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज होते रहे। वो तमाम क्राइम मुख्तार अंसारी करता रहा। कभी जेलर को पिस्टल दिखा देना, कभी किसी आदमी को उठवा लेना, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जेल में रहना, पूरे जेल को अपना घर बना लेना, ये तमाम चीज़ें मुख्तार अंसारी करता रहा। चूँकि सत्ता का हाथ था, अब सत्ता का हाथ था तो कोई कुछ कहता भी नहीं था। उनको गिरफ्तार करने वाले जो ऑफिसर थे शैलेंद्र, उन्होंने तो ये तक बताया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया मुख्तार अंसारी को, तो बाकायदा जो उस समय के सीएम थे मुलायम सिंह, उन्होंने सीधा सीधा दबाव बना दिया था कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि LMG यानी लाइट मशीन गन बरामद हुई थी। लेकिन फिर भी सत्ता से पाला हुआ एक गुंडा, सत्ता ने पूरा साथ दिया। लेकिन ये तमाम चीज़ें साल 2015-16 आते आते बदल जाती हैं। चूँकि बीजेपी के ही नेता की हत्या हुई थी, कृष्णानंद राय बीजेपी से जीते थे, तो बीजेपी के मन में खुन्नस तो थी। और जब साल 2018 आता है और इधर बीजेपी सत्ता में होती है, उससे पहले तक जो मुख्तार अंसारी था यूपी के बाहर जेलों में बंद रहा, वहाँ पे खूब ऐश काटी। लेकिन फिर साल 2018 में पहली बार उसे यूपी के बांदा जेल लाया गया और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। साल 2018 में जब उसे यूपी के बांदा जेल लाया गया तो उस टाइम तक तो हंसता खेलता हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन उसी टाइम उसके सबसे खास आदमी की हत्या होती है, वो भी बागपत जेल में, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी। अब जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, उसी के कुछ टाइम बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई। और जैसे ही साल 2018 में उस हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई, ठीक उसी टाइम मुख्तार अंसारी ने पहला इल्ज़ाम लगाया था, जो आज जहर और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसी टाइम पहला इल्ज़ाम लगाया था मुख्तार अंसारी ने और कहा था कि मुझे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया। उस टाइम भी सेम इसी तरीके से हल्का सा हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज किया और थोड़े टाइम बाद ठीक होकर जब मुख्तार अंसारी वापस आता है तब उसने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे जहर दिया गया। ये पहली घटना थी। उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी कभी व्हीलचेयर पे नज़र आया, कभी कुछ और हुआ, अलग अलग मामले उसके ऊपर चलते रहे, चाहे हत्या हो चाहे लूटपाट हो, अलग अलग केस उसके ऊपर चलाए गए। 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा हुई। और ये जो अभी चल रहा है, जिस केस को लेके अभी इतनी गहमा गहमी हुई है, अब थोड़ा उसके बारे में आता हूँ। दरअसल साल 2024 की जब शुरुआत हुई, ठीक उसी टाइम से मुख्तार अंसारी की कायदे से कहीं उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। साल 2024 से ही मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है लगातार गिरती चली गई। उसके लिए उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिमांड भी की। फरवरी महीने में एक बार, आखिरी हफ्ते की बात है, मुख्तार अंसारी खाना खाता है और खाना खाने के बाद अचानक से बीमार पड़ जाता है। और ये बात कर रहा हूँ बांदा जेल की। जैसे बीमार पड़ता है, फूड पॉइजनिंग जैसी उसको कुछ समस्या होती है, पेट में भयानक दर्द होता है, नसों में दर्द होता है। उसे जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ठीक उसी टाइम पे जितने लोगों ने भी खाना खाया था उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही सबकी तबीयत खराब हुई, इधर मुख्तार की भी हुई, तब मुख्तार ने ये इल्ज़ाम लगाया कि शायद उसके खाने में कुछ मिलाया गया। ये पहला मामला था जो 2024 में हुआ। इसके बाद फिर लगातार उसकी तबीयत सुधरती रही, फिर बिगड़ती रही, फिर सुधरती रही, फिर बिगड़ती रही। अब एक केस इसके ऊपर और चलने वाला था, जो था फर्जी एम्बुलेंस मामले का, और ये केस बाराबंकी में चलने वाला था। तो उसी टाइम जब इसे फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये प्रॉब्लम हुई, उस टाइम उसकी पेशी होनी थी कोर्ट में, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हुई। तो उस टाइम जो वहाँ के डिप्टी जेलर थे महेंद्र सिंह, वो कोर्ट में पेश होते हैं और पेश होने के बाद कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकता, तो उसे एक दूसरी तारीख दी जाए। और वो तारीख आज की ही थी, यानी 29 मार्च। और ये केस था ब्रजेश सिंह वाला मामला। उसके बाद अब एक और मामला चल रहा था एम्बुलेंस वाला। इस केस में उसकी 21 तारीख को पेशी होनी थी, यानी इसी महीने की 21 तारीख को। लेकिन 19 मार्च की बात है, यानी आज से लगभग 10 दिन पहले की बात है। 19 मार्च को अचानक से जो मुख्तार अंसारी है उसकी तबीयत फिर से ख़राब होती है। तबीयत खराब हुई, उसकी नसों में दर्द हुआ, जैसे उसने खाना खाया, चूँकि रोज़ा था, उसने रोज़ा खोला। उसके बाद उसके नसों में दर्द, हाथ पाँव में दर्द,
सीने में दर्द, घबराहट, बेचैनी। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी, वो परेशान। उसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने चेक करके उसे बताया कि आप चूँकि रोज़ा थे, उसके बाद अचानक से आपने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, इस वजह से आपको ये दिक्कत हुई। लेकिन अगले ही दिन 20 तारीख को जब उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय से बात करने का मौका मिला, तब 20 तारीख को उसने दूसरी बार इल्ज़ाम लगाया कि 19 तारीख को मेरे खाने में पॉइज़न मिलाया गया था और मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा। 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को उसकी पेशी होनी थी। 21 तारीख को उसकी तबीयत जब ख़राब होती है, वो पेश नहीं हो पाता, तो उनके जो वकील हैं मुख्तार अंसारी के, रणधीर सिंह मुख्तार अंसारी का लिखा हुआ एक लेटर लेके आते हैं, और ये यही लेटर है जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। जो तमाम घटनाएं मैंने आपको बताई, इन तमाम घटनाओं का उन लेटर में जिक्र होता है। स्क्रीन पे आप इस समय लेटर देख भी सकते हैं। और बाकायदा मुख्तार अंसारी उन लेटरों में इल्ज़ाम लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जो डॉन ब्रजेश सिंह और कुछ बड़े बड़े लोग, ये तमाम लोग मिलके मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और इन्होंने मुझे स्लो पॉइज़न दिया है। ये एक लेटर वायरल होता है। उसके बाद एक और लेटर वायरल होता है जो उसने मऊ कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे जहर दिया जा रहा। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, लगातार तबीयत खराब हो ही रही थी कि 26 मार्च को अचानक से मुख्तार अंसारी बेहोश हो जाता है। अब बेहोश, पेट में भयानक दर्द, फिर से उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, जो बांदा का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लेके जाया गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर से उसका इलाज शुरू हुआ, आईसीयू में भर्ती किया गया। इधर जब परिवार वालों को ये खबर पहुंची, परिवार वाले भी भागे भागे पहुंचे। परिवार वालों के पहुंचने के बाद ना तो किसी व्यक्ति को मिलने दिया गया जो उनका बेटा था। लगातार उसने कोशिश की कि मिल लें, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद फिर वहीं से हॉस्पिटल से फिर से जेल में डाल दिया गया, क्वारंटीन करके, एक तरह से एकांतवास में। उसके बाद रूटीन कॉल था कि परिवार वालों से बात करा दी जाए। तब बेटे और बहू से एक बार बात कराई गई। तो जब बेटे और बहू से बातचीत हुई, वही रिकॉर्डिंग शायद आप लोगों ने सुनी होगी जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। उसमें मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, और आवाज़ से भी लग रहा था कि शायद मरने के ही कगार पे है। लगातार उसके स्टूलिंग प्रॉब्लम थी, यानी ना ही वॉशरूम हो जा सकता था, ना ही वो टॉयलेट, लैट्रिन, कुछ भी उससे नहीं हो रहा था। और इसके पीछे जो उस टाइम डॉक्टर ने वजह बताई कि ये चूँकि रोज़ा था, उसके बाद उसने ओवर डाइटिंग कर ली, और ये चिप्स वगैरह बहुत खाता है और चिप्स वगैरह इसके लिए नुकसान है, इस वजह से बार बार इसे अटैक आ रहा। ये 26 तारीख की घटना है। 27 तारीख को फिर से उसे वापस भेजा गया, लेकिन 28 तारीख को शाम को फिर से उसकी तबीयत ख़राब होती है। 28 तारीख की शाम फिर से तबीयत ख़राब हुई। डीएम, एसपी, ये तमाम लोग मौके पे पहुँचे, चूँकि इस बार उसे उल्टी हुई, उसके बाद वो बेहोश हो गया, उसके बाद वो फिर उठा ही नहीं। फ़ौरन डीएम, एसपी, ये तमाम लोग अपने दल बल के साथ काफ़िले के पास उस जेल में जाते हैं। वहाँ से फिर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पहले तो उसे आईसीयू में रखा गया, लेकिन जब ठीक नहीं लगा मामला कि बचेगा या फिर क्या होगा, तो उसे फिर सीसीयू में रखा गया, और लगभग 1 घंटे तक ये पूरा काम चला। उसके बाद ये ऑफिशियल रूप से पुष्टि कर दी गई कि जो मुख्तार अंसारी है, उसे कार्डियक अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अटैक जो है लगभग सिमिलर ही है, तो आप चाहे हार्ट अटैक समझे चाहे वो समझे, थोड़ा सा माइन्यूट सा फ़र्क है। और जैसे ही ये खबर फैली, फ़ौरन सोशल मीडिया पे वो तमाम तस्वीरें तैरने लगी कि कैसे जहर दिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूँकि ऐसा नहीं था कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई तभी ये चीज़ निकल के सामने। इस साल 2018 में जब पहला अटैक हुआ था, उसी टाइम से मुख्तार अंसारी लगातार कह रहा कि यूपी के जेल में मुझे खतरा है, मुझे जहर दिया जाएगा। 19 तारीख को एक लेटर वायरल हुआ। उसके बाद उनके वकील ने कहा, डिप्टी जेलर जो है महेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा कि उसकी तबीयत खराब है। इधर बेटे से जो बात हुई, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, तो ये तमाम चीज़ें सवाल खड़ा करती हैं। और ये सवाल इसलिए भी नहीं खड़ा करती कि मुख्तार अंसारी ने कोई लेटर लिखा था, कुछ और रीज़न है। जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी तो कुछ लोगों ने जश्न मनाया था, और ठीक ही था वो भी। उसके बाद जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो उसको भी कुछ लोगों ने कहा कि ये तो योगी बाबा की पुलिस है, उसने ही कांड करवा दिया। बड़े पॉजिटिव वे में उन्होंने बोला था। और वहीं से फिर ये सवाल पूछा गया था कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी कब पलटेगी या फिर कब उसे उड़वा दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जब हुई, उसके बाद मुख्तार अंसारी की जब ये मौत हुई, तब दोनों चीज़ों को लोगों ने रिलेट कर लिया और कहा कि मुख्तार अंसारी को भी मरवा दिया गया। अब हर कहानी के टोटल 3 पहलू होते हैं, एक इसका, एक उसका और तीसरा सच का। तो इसका मतलब एक पक्ष जो सवाल उठा रहा है, जिनका कहना है कि जहर दिया गया,
दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि भाई बीमार थे, मर गया, और तीसरा है सच का। और सच क्या है वो तो बिसरा रिपोर्ट से ही सामने आएगी। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उन्होंने सोचा कि जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स में कराया जाए, लेकिन वो नहीं पॉसिबल था। पोस्टमार्टम बांदा में ही कराया गया। उन्होंने मना भी किया कि बांदा में ना कराया जाए। अब फिलहाल पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी जो है उनके घर गाजीपुर के लिए भेज दी गई है। उसके बाद अब बिसरा जो है वो भी भेजा जाएगा, जो होगा होना ही होगा। लेकिन यही टोटल कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी में लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे क्या हुआ। और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई अपडेट के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।